अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था 4.5 लाख लोगों के साथ। इस बार हम लोग और ज़्यादा लोगों के साथ लेकर के जाएंगे। वो चाहे आईएसएफ लगा दे, चाहे जो भी लगाए, संविधान के विरोध में जाके ये लोग काम कर रहे हैं और संविधान के विरोध करने वाले लोगों को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। उनको उनका देना ही पड़ेगा, सजा उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और प्रयास हम लोग करेंगे कि अगली बार हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों को वहाँ उतारा था, इस बार उससे ज़्यादा ही लोग उतरेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो माना वो दबाव में माना होगा। इस देश में जब 1947 से पहले जो आज़ादी का आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन में भारत से लड़ने वाले मुसलमान भी थे। उन लोगों ने भी जेलों में गए, उनको भी गोलियां खानी पड़ी, वो भी यानी फांसी पर लटके इस देश को आज़ादी के लिए। और संविधान में उनको भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो ये कहना कि ये झड़प हो सकती है, समस्या हो सकती है, गलत है उन लोगों का। वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। संविधान ने सबको मौलिक अधिकार, सबको अधिकार दिया है संविधान ने। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सभी लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे जो तथाकथित आज़ादी मिली है। तो ये कहना उनका गलत है, उन लोगों का सोच गलत है। और ये सारी बातें जो हो रही है आरएसएस है, आरएसएस के एजेंडा में। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार जमीन पे उतर के सड़कों पे आंदोलन करते हुए लोगों को जागृत करने का काम निरंतर करते रहते हैं। वहीं बामसेफ संगठन को समर्थन भी देने का काम करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। तो बामसेफ का उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, तो उड़ीसा सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा अधिवेशन को निरस्त करने का काम किया गया, जिससे हजारों कार्यकर्ता परेशानी में आए, लोग वापस हुए। तो क्या कहेंगे आप इस पे? ये जो उड़ीसा की सरकार ने किया, ये संविधान के विरोध में जाके काम किया। यह बामसेफ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। 41 साल से कंटिन्यू यह राष्ट्रीय अधिवेशन, 41 राष्ट्रीय अधिवेशन सफल रहा। कभी किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में कोई समस्या नहीं आई। शासन प्रशासन ने भी कोई समस्या नहीं पैदा किया, कार्यक्रमों में भी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस साल जो कटक राज्य में उड़ीसा राज्य के कटक जिला में अधिवेशन था, उसको परमिशन दे दिया गया था। परमिशन देने के बाद लगभग 2-2.5 महीने से उस पर काम चल रहा था। इसलिए कि जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लगभग 150 बीघे जमीन लगती है। उसमें पूरा बाउंड्री वाल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनता है, रेजिडेंशियल पंडाल बनता है, बोर होता है और लैट्रिन बाथरूम बनता है। इसलिए करोड़ों रुपए उसमें खर्चा होता है। करोड़ों रुपए उसमें खर्चा हुआ और लाखों लोग इसमें आने वाले, सब लोगों ने टिकट कराया हुआ था, रिजर्वेशन टिकट कराया था, कोई स्लीपर का कराया था, कोई एसी का कराया था। सभी लोगों का टिकट आने का और जाने का हुआ था। तो ये 24 तारीख को ऐसा सूचना मिला कि वो कार्यक्रम जिस स्थान पे हो रहा है उस स्थल का परमिशन रद्द कर दिया गया है। दिया हुआ परमिशन जो रद्द किया है, संविधान के विरोध में काम है। तो अब ये लोग संविधान पर खतरा कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मूल निवासी बहुजन समाज का और सभी का है। तो उस पर उन्होंने कहा ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का जो भी आंदोलन होगा, उसमें हम खुल करके पूरे भारत में समर्थन करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। उड़ीसा में बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि उनका कहना है कि यहाँ पे बामसेफ के द्वारा जो है टारगेट कर रहे थे कि मुसलमानों का कार्यक्रम है, यहाँ पे उन्माद फैल सकता है और यहाँ पे झड़प हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा उनका आरोप था। वो आरोप पुलिस प्रशासन ने भी मान लिया और उसी के मुताबिक उन्होंने पूरी कार्रवाई करी। पुलिस प्रशासन ने जो माना वो दबाव में माना होगा। इस देश में जब 1947 से पहले जो आज़ादी का आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन में भारत से लड़ने वाले मुसलमान भी थे। उन लोगों ने भी जेलों में गए, उनको भी गोलियां खानी पड़ी, वो भी यानी फांसी पर लटके इस देश को आज़ादी के लिए। और संविधान में उनको भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो ये कहना कि ये झड़प हो सकती है, समस्या हो सकती है, गलत है उन लोगों का। वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। संविधान ने सबको मौलिक अधिकार, सबको अधिकार दिया है संविधान ने। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे जो तथाकथित आज़ादी मिली है। तो ये कहना उनका गलत है, उन लोगों का सोच गलत है। और ये सारी बातें जो हो रही है आरएसएस है, आरएसएस के एजेंडा में। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये आरएसएस के एजेंडा में, और आरएसएस ने बीजेपी को बनाया हुआ है, इसलिए बीजेपी के एजेंडे में है। बीजेपी को और कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ नहीं करती है। यही कहना है उस पर।
40 सालों से लगातार आप लोग हर साल ये अधिवेशन करते आए हैं। कभी भी ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला कि बाम सेव का जो अधिवेशन है, उसको निरस्त करने का काम किया गया, उसको रोकने का काम किया गया, या इस अधिवेशन की वजह से किसी को हानि पहुंची हो, ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिलता है। तो आखिर क्या कारण है कि 2025 में इस अधिवेशन को जो उड़ीसा में होने वाला था, उसको बीजेपी और आरएसएस वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने का काम किया गया? देखिए, पहला कारण तो ये है कि जो भारत बाम सेव का जो कार्यक्रम था 2 दिन का, वो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित था। और जो 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम था, वो सभी चुनाव बैलेट पेपर से करना था और ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समर्पित था। तो ये जो मुद्दे थे, ये जो सरकार है आरएसएस बीजेपी की, कांग्रेस की, ये सरकार ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर के नहीं करना चाहती, ओबीसी के अंदर जागृति पैदा नहीं होने देना चाहती, ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा ना हो, ये नहीं होने देना चाहती। ये इसलिए उनके एजेंडे में है। और बाम से भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, वो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन है, और बड़े पैमाने पे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग जुड़े हुए हैं। और इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग इसमें शामिल होते, इसके लिए उनके पेट में दर्द हुआ। अगर ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार जा सकती है, आरएसएस का जो मनमाना चल रहा है ये खत्म हो सकता है, तमाम तरह की चीजें हो सकती है। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि अगर कार्यक्रम नहीं होगा तो जो लाखों लाख लोग आएंगे ओबीसी एससी एसटी के लोग, वो इस अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे, उनको जागृतियां नहीं होगी, उनको एकता का जो भाईचारा का वो नहीं होगा, और वो लोग निराश हो जाएंगे। तो क्या जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं इसीलिए इस कार्यक्रम को निरस्त किए, क्योंकि ओबीसी से तमाम मुद्दे जो थे वो बड़े पैमाने पे वहां प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से होने वाले थे। देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना तूल पकड़ने का ये आंदोलन था और बड़ा एक विस्तार रूप से चर्चा होने वाली थी। तो बीजेपी आरएसएस को ओबीसी जनगणना से क्या डर? अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कभी नहीं बनेंगी। और आरएसएस का जो ये काम चल रहा है, जो आरएसएस काम कर रहा है, आरएसएस से भी अगर जाति जनगणना होती है तो आरएसएस के भी बहुत सारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो सब वहां से हट जाएंगे। इसके लिए लोग ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आजाद भारत में 75 साल संविधान को लागू हुए हो गया। गुलाम भारत में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो जनगणना हुआ करती थी। 1931 में जनगणना हुआ। 1931 में जो जनगणना हुआ तो उसमें जो ब्राह्मणों की संख्या थी 3.5% आई, क्षत्रियों की संख्या 5.5% आया, वैश्यों का संख्या 6% आया, ओबीसी का संख्या 52% आया, एससी का संख्या 15% आया, एसटी का संख्या 7.5% आया, माइनॉरिटी का संख्या 10.5% आया। इस तरह से कुल मिला के 100% हुआ। तो 52% ओबीसी उस समय था 1931 में। आज अगर जनगणना होती है तो 52 से बढ़ के 60-65% होगा। भी बिहार में गणना हुआ तो 65% आया। अगर 65% जनगणना में अगर आते हैं तो संविधान जो कहता है वो कहता है कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो हर क्षेत्र में सभी को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसको हर क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ओबीसी को अगर 65% निकलता है तो 65% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो शासन प्रशासन में 65% होगा, चुनाव में सांसद विधायक में 65% होगा। तो जब 65% जिसकी सीटें रहेंगी तो सरकार उसी की बनेगी। तो ये उनसे खतरा है, बहुत सारा खतरा है। ओबीसी अगर जागृत हो गया तो इनकी जो विधायिका में इनका पकड़ है, कार्यपालिका में इनका पकड़ है, वो सारा पकड़ खत्म हो जाएगा। और संविधान के तहत इनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी 65% प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। कुल मिला के प्रतिनिधित्व का मामला है कि ओबीसी की जात आधारित जो जनगणना है वो ना हो, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ओबीसी एससी एसटी के जो खास करके ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो चुप बैठे हुए हैं। तो हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपका जो अधिवेशन है ये रोकने का काम किया गया बीजेपी आरएसएस के द्वारा, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा बीजेपी आरएसएस के खिलाफ? देखिए, जब 24 दिसंबर 2025 को जैसे ही इन लोगों ने परमिशन को रद्द किया, सुप्रीम हाई कोर्ट जाया गया, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया और अगला तारीख 6 जनवरी 2026 को लगा दिया। तो उसी दिन आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया।
पहले चरण का आंदोलन जो है वो 7 जनवरी 2026 को भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देना है। दूसरे चरण का जो आंदोलन है 15 जनवरी 2026 को है। भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देना है। तीसरे चरण का जो आंदोलन है 22 जनवरी 2026 को है। वो भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देना है। और चौथे चरण का जो आंदोलन है वो 22 फरवरी को, एक महीना बाद 22 फरवरी को आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है उसको घेरने का, लाखों लाख लोगों को लेकर के घेरने का ये जो ऐलान साहब ने किया हुआ है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महेंद्र कुशवाहा। तो मैं अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, मंडल के पदाधिकारियों को, जोन के पदाधिकारियों को, जिला के पदाधिकारियों को, विधानसभा के पदाधिकारियों को, सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों को यह निर्देश देता हूं कि जो यह वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 4 चरण का आंदोलन घोषित किया गया है, इसको बड़े पैमाने पे इसमें शामिल होकर के और आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव किया जाए, ताकि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जा सके। लोगों को जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में जो 75 साल में नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। और ये काम तभी होगा जब ओबीसी के लोग जागृत होंगे और जब बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। ये आरएसएस की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ये कराने वाली नहीं है, प्रतिनिधित्व देने वाली नहीं है। तो ऐसा करना होगा। पिछले साल भी आप लोगों ने आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए नागपुर में लाखों लाख लोग इकट्ठा हुए थे और आरएसएस के हेडक्वार्टर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सरकार ने देने का काम किया था। तो क्या इस बार क्या तैयारियां होंगी और किस तरीके से आप लोग इस बार नागपुर जाएंगे? 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था 4.5 लाख लोगों के साथ। इस बार हम लोग और ज़्यादा लोगों के साथ लेकर के जाएंगे। वो चाहे आईएसएफ लगा दे, चाहे जो भी लगा दे, मगर ये तो मेरा मौलिक अधिकार है ना। ये हमारा जो अधिवेशन उन्होंने क्या करोड़ों रुपए कार्यक्रम स्थल पे खर्चा हो गया और करोड़ों रुपए लोगों का जो वो कराया गया था, रेलवे का टिकट कराया गया था, वो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लोगों का समय का नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ, तो कई करोड़ का नुकसान हुआ। इस नुकसान को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और ये जो नुकसान हुआ ये आरएसएस के कहने पर हुआ। आरएसएस की सरकार बीजेपी है, आरएसएस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार। आरएसएस ने बीजेपी को बनाया हुआ है, तो आरएसएस के कहने पर बीजेपी के सरकार ने हमारा परमिशन दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया, रद्द किया, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और उससे हमारा मान सम्मान भी गया। ऐसा नहीं, हम लोग इतना, हमारे कार्यकर्ता 2-2 महीना 3-3 महीना वहाँ ठंडी में रह करके, घर बार छोड़ करके वो सारा काम करवाए। वहाँ पूरा वाल बना, बाउंड्री वाल बना, सारा कॉन्फ्रेंस हॉल बना, रेजिडेंशियल पंडाल, सारा कुछ बना, वहाँ लग के लोगों ने कराया। ये सारा नुकसान हुआ, हमारा मनोबल भी तोड़ा गया। ये संविधान के विरोध में जाके लोग काम कर रहे हैं और संविधान के विरोध करने वाले लोगों को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। उनको उनका देना ही पड़ेगा, सजा उनको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और प्रयास हम लोग करेंगे कि अगली बार हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों को वहाँ उतारा था, इस बार उससे ज़्यादा ही लोग उतरेंगे, उतर करके उनका घेराव करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। जी, हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी से महेंद्र कुशवाहा, जो कि इस बामसेप के अधिवेशन के रोकने के विरोध में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नागपुर हेडक्वार्टर जो आरएसएस का है, जिससे बीजेपी को भी शक्ति मिलती है, तो ये लोग लगातार बड़े पैमाने पर एक बार फिर से घेराव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। धन्यवाद।